आज हम रजिस्टर कैपेसिटर सीरीज सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम आरसी सीरीज सर्किट भी कहते हैं। आरसी सीरीज सर्किट हम ऐसे सर्किट को कहते हैं, अ सर्किट इन विच रजिस्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि ऐसे सर्किट में जिसमें रजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज में लगे हों उसको हम कहते हैं आरसी सीरीज सर्किट। जैसे कि इस एनिमेशन में जो कि मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से ली है, जिसमें आपके पास ये एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पर एक ये रजिस्टर लगा हुआ है और उस रजिस्टर के साथ मैं ये जो आपके पास कैपेसिटर है इसको सीरीज में कनेक्ट करूँ। सीरीज में कनेक्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि जो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज आपके पास रजिस्टर में से भी और कैपेसिटर में से भी क्या करता है, वो फ्लो करता है। यानी कि जितना करंट रजिस्टर में से फ्लो होगा असल में उतना ही आपके पास इस कैपेसिटर में से होगा। तो ये रजिस्टर और ये जो कैपेसिटर है जो कि चार्ज को स्टोर करता है, ये जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ जिसका पोलैरिटी और मैग्नीट्यूड वक्त के साथ बदलता है उसके साथ सीरीज में लगे हों तो ऐसे सर्किट्स को हम आरसी सीरीज सर्किट कहते हैं। अब यहाँ पर ये हमारे पास एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है और इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स का जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है और पोलैरिटी है वो चेंज होता है कंटिन्यूसली। तो ये जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, इसको असल में हम कह लेते हैं अभी आपके पास वी इन या खाली वी कह लेते हैं। वी इन का मतलब भी क्या है, इनपुट वोल्टेज। वी इन को अब हम जनरलाइज कर लेते हैं किसके बराबर, वी के। जबकि यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टर लगा हुआ है और रेजिस्टर की एक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल आर के साथ। और रेजिस्टेंस क्या करती है, रेजिस्टेंस रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्जेस के फ्लो के लिए ये रेजिस्टेंस क्या करती है, रुकावट पैदा करती है। तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना चार्ज फ्लो होना मुश्किल होगा। उसी तरह ये आपके पास एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर हम इस्तेमाल करते हैं चार्जेस को स्टोर करने के लिए। तो ये कैपेसिटर आपके पास दो मेटल प्लेट से बनता है जो कि किसी फासले पर हो और उनके बीच में एक मीडियम जो कि इंसुलेटर हो, जैसे पेपर वुड। तो इस कैपेसिटर की जो सलाहियत है कैपेसिटेंस, उसको असल में हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल सी के साथ, जो कि असल में कैपेसिटर की जो सलाहियत है ना कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसी को असल में हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। अब चूंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ ये रेजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं तो आपके पास इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो आपके पास होगा वी आर। इसी तरह कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हम लिख रहे हैं वी सी। चलें इसको यहाँ पे भी लिख लेते हैं। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या है, वो है हमारे पास वी सी, जो कि हम वोल्ट मीटर की मदद से मेजर कर सकते हैं। जबकि जो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर होगा वो असल में हम रिप्रेजेंट करेंगे वी आर से। अब अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी मुसलसल तब्दील होता है, तो उसको ग्राफिकली आप यहाँ पर वोल्टेज और टाइम का ग्राफ देख सकते हैं, जिसमें मुसलसल शुरू में जो है आपके पास वैल्यू वोल्टेज की बढ़ती है, फिर कम होती है, फिर जीरो हो जाती है, फिर नेगेटिव में बढ़ती जाती है। इस पॉइंट के बाद असल में जो पोलैरिटी होती है ना वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज है ये पोलैरिटी की चेंज की वजह से है। तो चूंकि मुसलसल वोल्टेज चेंज हो रहा होता है तो आपके पास जो वोल्टेज रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप हो रहा होगा वो भी मुसलसल क्या हो रहा होगा, वो भी असल में तब्दील हो रहा होगा। उसके साथ साथ आपके पास वोल्टेज सप्लाई करने की वजह से, क्योंकि वोल्टेज मुसलसल तब्दील हो रहा है, तो ये जो कैपेसिटर है ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा होगा, वो चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा होगा। चार्ज होने का मतलब ये होता है कि इस पर चार्ज डेवलप हो रहा होगा और डिस्चार्ज होने का मतलब है इसमें जो चार्ज स्टोर हुआ होगा वो खत्म हो रहा होगा और वो सर्किट में वापस रिलीज हो रहा होगा। तो अब हम किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ का इस्तेमाल करके, जो कि ये कहता है कि जितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा होगा वो बराबर होना चाहिए जितना वोल्टेज इन कंपोनेंट्स के अक्रॉस क्या हो रहा होगा, वो ड्रॉप हो रहा होगा। यानी कि इनपुट जो वोल्टेज है वो असल में आपके पास किसके बराबर होना चाहिए, आउटपुट वोल्टेज के। या फिर दूसरा अंदाज है किरचॉफ वोल्टेज लॉ को बताने का, वो ये है कि सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन अ क्लोज्ड लूप इज जीरो। यानी कि आपके पास तमाम जो वोल्टेजेस गेन या ड्रॉप हो रहे हैं एक क्लोज लूप के अंदर, उसका सम कितना होगा, वो जीरो होगा। तो मिसाल के तौर पे यहाँ से आपका लूप शुरू होता है तो हम इसको ए पॉइंट कह रहे हैं लूप का, फिर ये बी पॉइंट है, फिर ये सी है, फिर ये डी है। तो आपके पास ए बी सी डी और ए ये मिल के एक लूप बनाएंगे और इस लूप में जितने भी सर्किट एलिमेंट्स आ रहे होंगे उसमें कुछ के अक्रॉस वोल्टेज गेन हो रहा होगा और कुछ के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा। तो तमाम वोल्टेज गेन्स और ड्रॉप्स का जो सम है वो कितना होना चाहिए क्लोज लूप में, वो जीरो होना चाहिए। जबकि वोल्टेज ड्रॉप का मतलब असल में है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म। जैसे कि आपके पास यहाँ पे जो रजिस्टर लगा हुआ है, तो जब ये चार्जेस फ्लो करते हैं इस सर्किट में तो उसकी वजह से जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके पास
जब इस रजिस्टर में से पास करती है तो एक्चुअली आपके पास ये रजिस्टर क्या करता है कि उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी और फॉर्म में क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है, जैसे कि हीट की फॉर्म में। तो अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ के मुताबिक हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज V है वो असल में हमारे पास बराबर आ जाएगा किसके, उस वोल्टेज के जो कि असल में ड्रॉप हुआ होगा किसके क्रॉस, रजिस्टर के क्रॉस, प्लस आपके पास जो आपके पास कैपेसिटर के क्रॉस हुआ होगा। तो यहाँ पर V आ जाएगा हमारे पास VR प्लस VC, जबकि जो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर होगा वो असल में ड्रॉप हुआ होगा, वो असल में बराबर होगा कितना करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में से। तो यहाँ पर जो इस सर्किट में अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो असल में आपके पास अल्टरनेटिंग करंट होगा, और वो अल्टरनेटिंग करंट एक्चुअली टाइम का फंक्शन होगा, यानी कि टाइम के साथ उसका मैग्नीट्यूड क्या कर रहा होगा, वो वेरी कर रहा होगा, और पोलैरिटी भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स की तरह मुसलसल क्या हो रही होगी, वो तब्दील हो रही होगी। तो हमारे पास जो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर आएगा वी आर, वो असल में आएगा कितना करंट फ्लो रहा है, जिसको अभी हम जनरलाइज करके कह रहे हैं कि वो करंट आई है, जबकि जो रजिस्टर की रेजिस्टेंस है वो असल में कितनी है, वो आर है। प्लस हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एक्चुअली आपके पास VC, जो कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस क्या होगा कैपेसिटर, जो कि बराबर होगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है इस कैपेसिटर में से, और उसके साथ साथ कितनी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है इस कैपेसिटर की, जो कि चार्ज के फ्लो को रोकती है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल XC के साथ। तो चलें आपकी आसानी के लिए इस XC को मैं यहाँ पर लेबल भी कर देता हूँ कि ये क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो कि कैपेसिटर कितना रेजिस्ट करता है चार्ज के फ्लो के लिए, उसी को हम उसकी कैपेसिटर की क्या कहलाती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब चूंकि रेजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं तो आपके पास सेम अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो करेगा थ्रू रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। तो सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने की बुनियाद पर हम इस रेजिस्टर और जब एक सर्किट में कैपेसिटर लगा हो सीरीज में अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ, तो उसके लिए हम अब डिस्कस करने लगे हैं फेजर डायग्राम। तो जो फेजर डायग्राम होती है ये असल में आपको इंफॉर्मेशन देती है कि इस सर्किट में वोल्टेज और करंट में से कौन सी क्वांटिटी लीड कर रही होगी और कौन सी क्वांटिटी लैग कर रही होगी। तो इस फेजर डायग्राम के लिए आरसी सीरीज सर्किट के अंदर हम क्या करेंगे, करंट को एज रेफरेंस लेंगे। क्यों रेफरेंस लेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले कि करंट आई इज टेकन एज अ रेफरेंस। वो इस वजह से रेफरेंस लेंगे क्योंकि आपके पास रेजिस्टर और कैपेसिटर में से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, इस वजह से हम इसको रेफरेंस के तौर पर ले रहे हैं। और इसमें हम फेजर डायग्राम में हम क्या करते हैं कि जो वोल्टेजेस और करंट होते हैं उनको असल में हम क्या करते हैं कि एक वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको असल में हम फेजर कहते हैं। तो उस फेजर डायग्राम को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक यहाँ पर डायग्राम ले आया हूँ, जिसमें आपके पास हर दो लाइंस के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, और टोटल आपके पास एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री एंगल होता है, और वो तमाम एंगल्स इसके अंदर क्या हुए हुए हैं, वो मार्क हुए हुए हैं। तो चूंकि हमारा जो सीरीज सर्किट है आरसी वो असल में रजिस्टर और कैपेसिटर से मिलकर बना हुआ है, तो सबसे पहले हम फेजर डायग्राम डिस्कस करेंगे रजिस्टर वाली, और उसके बाद फिर कैपेसिटर वाली, फिर मिला के जो बनेगी वो असल में कहलाएगी असल में आपके पास फेजर डायग्राम फॉर आरसी सीरीज सर्किट। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फेजर डायग्राम ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट ऐसा सर्किट होता है जिसमें आपके पास इस कैपेसिटर की बजाय खाली यहाँ पर इस सर्किट में सिर्फ क्या लगा हो, एक रजिस्टर लगा हो एक वोल्टेज सोर्स के साथ। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए हमने ये देखा था कि जो करंट और वोल्टेज थे ना, करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, यानी कि वो आपस में क्या थे, वो इन फेज थे। यानी कि आपके पास जो करंट और जो वोल्टेज का ग्राफ है, ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू सेम वक्त के लम्हे पर गेन कर रहे थे। इस वजह से ये इन फेज थे, और इन फेज होने की वजह से यानी कि जो फेजर डायग्राम थी वो ये थी कि आपके पास रेफरेंस एक्सिस पर ही आपके पास सबसे पहले, क्योंकि हमने करंट को रेफरेंस लेना है तो मैंने करंट को रेफरेंस लेके यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और आपके पास इसी चीज को मैं यहाँ पर भी ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये मैंने करंट का एक रेफरेंस जो कि एक नीली लाइन से, नीले एरो से शो कर दिया है। अब आपके पास इसी के ऊपर ही क्या आ जाएगा, एक्चुअली आपके पास वोल्टेज का फेजर आ जाएगा जो कि V होगा। तो ये जो ग्रीन रंग से लिखा जा रहा है ये वोल्टेज का फेजर है, जबकि जो आपके पास नीले रंग से लिखा जाएगा वो असल में करंट का फेजर है। तो दोनों इन फेज थे, तो इनके बीच में किसी किस्म का कोई फेज डिफरेंस नहीं था, तो 0 डिग्री जो है वो असल में फेज डिफरेंस है इनका। इन फेज होने का मतलब दोनों वोल्टेज और करंट सेम टाइम पर क्या कर रहे हैं, अपनी मैक्सिमम वैल्यू गेन कर रहे हैं। लेकिन बस बुनियादी फर्क यह है कि जो वोल्टेज का एरो है वो असल में करंट की जो लेंथ है ना उससे बड़ा है। वो इस वजह से क्योंकि करंट का मैग्नीट्यूड प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से क्या होता है, वो कम होता है। तो जितनी एरो की लेंथ होगी उतना मैग्नीट्यूड होगा, तो जितना बड़ा एरो की लेंथ होगी उतना उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा।
तो चलें इस V को मैं, क्योंकि रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है ना, तो इसको मैं VR से लेबल कर लेता हूं, ठीक है। अब हम यही फेजर डायग्राम क्विक ओवरव्यू लेंगे उसके लिए, कैपेसिटर के लिए। तो जब फेजर डायग्राम हमने पढ़ी थी प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए, उसमें जो करंट था वो लीड कर रहा था वोल्टेज को बाय 90 डिग्री। तो अब इसी डायग्राम के उसके ऊपर मैंने शो करना है कि करंट लीड कर रहा हो वोल्टेज को लेकिन 90 डिग्री से, किसके लिए, प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए। तो वो रिप्रेजेंटेशन आपके पास, आप ये मान रहे होंगे कि मैं इसको जो है ना इधर प्लॉट कर दूं समझाने के तौर पे, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करता हूं ना, मैं ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना ये वाला, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि असल में अगर जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इसको मैं यहाँ पे प्लॉट करूँ तो इसका असल में मतलब ये होगा कि आपके पास जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है ना वो करंट को लीड कर रहा है किससे, 90 डिग्री के एंगल से। लेकिन हमारे पास तो सिनेरियो ऐसा है जिसमें करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को किससे, 90 डिग्री से। तो फिर ये जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का फेजर है वो यूं ऊपर की जानिब नहीं होगा बल्कि इधर नीचे की जानिब होगा। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया, ये आ जाएगा VC, और आपके पास यहाँ पर क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, असल में आपके पास 90 डिग्री। और आपके पास ये फेजर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रोटेट करता है तो आपके पास तो वो लीडिंग क्वांटिटी आती है। तो अब इसी तरह हमारे पास इस सिनेरियो में असल में जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है वो असल में लैग कर रहा है किसको, करंट को, कितने एंगल से, 90 डिग्री के एंगल से। इसका मतलब है हमारे पास अब जो फेजर डायग्राम आ चुकी है उस सर्किट के लिए जिसमें आपके पास रजिस्टर और कैपेसिटर लगा हो, वो असल में इस तरह की बनी है, जिसमें ये जो है वो आपके पास वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है और ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है। जब करंट को हमने क्या लिया हुआ है, वो रेफरेंस लिया हुआ है। तो चलें उस फेजर डायग्राम को मैं आप क्लियर यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा VR आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जबकि नीचे इधर आपके पास आ जाएगा VC, यानी कि वोल्टेज, और इनके बीच आपके पास एंगल कितना है, वो 90 डिग्री का है। अब इसी फेजर डायग्राम का इस्तेमाल करके हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो आपके पास रेजिस्टर और कैपेसिटर मिला के असल में रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे होंगे चार्ज के फ्लो के लिए, वो निकालेंगे जिसको हम इम्पीडेंस कहते हैं। और फिर उसके बाद हम फेज एंगल की भी बात करेंगे। तो आज हमने रेजिस्टर कैपेसिटर सीरीज सर्किट के बारे में पढ़ा।